आज अपन शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट, है ना। और शुरू की बातें सुनो कुछ, है ना। गेट बंद करो। सॉलिड्स को अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर्स टू पार्ट में डिवाइड किया। पहले आप खुद ही बोल देना, एक ऐसे सॉलिड्स जिसमें एक फिक्स अरेंजमेंट होता है एटम्स का, मतलब उनको बोलते हैं लॉन्ग रेंज सॉलिड्स, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड्स। इसका मतलब है एक लंबे ऑर्डर तक सेम पैटर्न चलता रहेगा। ऐसे सॉलिड्स को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ऐसे सॉलिड्स जिसमें कुछ देर बाद पैटर्न बदल जाएगा, अमोर्फस, तो उनको बोलेंगे शॉर्ट रेंज सॉलिड्स, शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड्स, है ना। अब इनकी सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है, वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज है। जैसे अभी एक देखा, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड, शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड। ऐसे सॉलिड्स जिनके मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होते हैं, फिक्स एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, कौन से है? क्रिस्टलाइन, क्योंकि पूरी स्ट्रक्चर एक जैसी है ना। ऐसे सॉलिड्स जिनके हाँ मेल्टिंग पॉइंट्स होते ही नहीं है या रेंज में होते हैं, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं बोलते, मेल्टिंग टेम्परेचर बोलते हैं कि इनका मेल्टिंग टेम्परेचर 710 से 720 डिग्री सेल्सियस है, वो कौन से होंगे? अमोर्फस, क्योंकि वहां स्ट्रक्चर ही सिमिलर नहीं है ना। एनआइसोट्रोपी, आइसोट्रोपी आपने पढ़ी होगी, ये जानते हो क्या है? एनआइसोट्रोपी क्या है? एनआइसोट्रोपी ये है, देखो ये आप समझ गए कौन सा सॉलिड बना रहा हूं मैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। अब मान लीजिए सपोज इसको हम कट करें, तो एक तो किसने इसको ऐसे कट किया, कट करने के बाद दो सरफेस हो जाएंगे, एक सरफेस इधर वाली, एक उधर वाली, है ना। कोई एक दूसरा स्टूडेंट इसको ऐसे कट करता है, दो प्लेन मिले, क्या दोनों प्लेन आपको सेम दिख रहे हैं? कोई बोल रहा है यस सर, नहीं सेम नहीं है, देखो क्योंकि एटम्स के बीच की ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम हो ही नहीं सकती। अगर दोनों सरफेस अलग अलग हैं, तो दोनों सरफेस के लिए वो प्रॉपर्टी जो सरफेस डिपेंडेंट होती हैं, लाइक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रेंथ, ये सारी प्रॉपर्टी इन दोनों सरफेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट आएंगी। डिफरेंट डिफरेंट आएंगे तो इसको बोलेंगे एनआइसोट्रोपी। बात समझ गए? एक कोई रैंडम अरेंजमेंट है ना। जैसे आपने एक लड्डू देखा, अब आप लड्डू को देख के बोल सकते हो ऐसे इधर से काटो बहुत अच्छा निकलेगा, नहीं नहीं इधर से काटो ज्यादा अच्छा निकलेगा, ऐसा कुछ होगा? नहीं, वो रैंडम अरेंजमेंट है, हर तरफ से देखो रैंडम ही आएगा। एक ऐसी कोई सरफेस आएगी नहीं कि इसकी प्रॉपर्टी उस सरफेस से अलग है। जैसे इसमें देखा ना कि इस सरफेस की प्रॉपर्टी इससे अलग है कि नहीं है? अगर ये रैंडमली अरेंज होते तो ऐसे कोई दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज की सरफेस मिलती है आपको? नहीं मिलती, तो उसको क्या बोल देते? आइसोट्रोपी। अब हम कौन से सॉलिड पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? क्रिस्टलाइन। अब मैं क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन का एग्जांपल देखूं, तो नॉन क्रिस्टलाइन में कौन आ जाएंगे? प्लास्टिक, रबर, इस टाइप के पॉलीमर्स। जैसे मैंने बोला नायलॉन 66, क्या है ये? अब आप बोलोगे पॉलीमर है, तो किस में आएगा? अमोर्फस में जाएगा। ब्यूना एस, आपको पता है रबर है एक टाइप का, किस में जाएगा? अमोर्फस में जाएगा। और क्रिस्टलाइन हम सारा पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस चैप्टर में जो भी सॉलिड्स आएंगे वो सारे क्रिस्टलाइन आएंगे। क्रिस्टलाइन फिर वापस से 4 पार्ट में डिवाइड किए गए। सबसे पहले मेटेलिक, मेटेलिक में मेटेलिक सॉलिड कौन बनाएंगे? मेटल्स बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? कर्नल्स। कर्नल मैंने बताए थे आपको, कर्नल जानते हो ना। जैसे मैग्नीशियम का कर्नल क्या होगा? Mg+2, Mg+2 Mg+2 मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां घूमते रहेंगे उनके। ये सॉलिड्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दूसरा, आयोनिक सॉलिड्स किससे बने होंगे? आयन से बने होंगे, हम यहां पढ़ने वाले हैं। इसके बाद एक कोवलेंट सॉलिड्स होता है। कोवलेंट सॉलिड्स जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकन, सिलिकन कार्बाइड, एएलएन। एएलएन मतलब एलन, फिर एल्यूमिनियम नाइट्राइड, है ना। ये सब क्या है? कोवलेंट सॉलिड्स हैं, एग्जांपल ध्यान रखने हैं आपको, राइट। ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, यहां नहीं पढ़ेंगे। कुछ केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, कोई बोरोन फैमिली में आएगा, कोई कार्बन फैमिली में आएगा, वहां जाएगा, है ना। उसके बाद लास्ट तक मोलिकुलर सॉलिड्स। मोलिकुलर सॉलिड्स मतलब जो जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मोलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल
P4 है, तो P4 तो एक मॉलिक्यूल हो गया। आपने बोला कि ये P4 है। अब मैं आपसे पूछूं P4 कैसा सॉलिड है, तो आप इसको कोवलेंट नहीं बोलेंगे। आप इसको जो देखो कोवलेंट बॉन्ड है ना, नहीं, जिसमें थ्रू आउट द स्ट्रक्चर कोवलेंट बॉन्ड चले। जैसे मान लो डायमंड बनाओ, तो डायमंड कैसे बनाओगे? हर कार्बन के 4 बॉन्ड बनाते जाओ। कब तक बनाते जाओ? जब तक आपका पेज खत्म नहीं हो जाए, है ना? तो वो क्या है? डायमंड। कंटिन्यूअसली बॉन्ड बॉन्ड चलते रहे। जबकि P4 में क्या है? ये खत्म, फिर अगला P4 स्टार्ट। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है? वंडरबल। तो ये फिर कौन सा हो गया? मोलिकुलर सॉलिड्स। जैसे आइस कैसा सॉलिड है? आइस। तो आप देखो आइस में आप बोलोगे कि ये H2 मॉलिक्यूल है। क्या एक और H2 मॉलिक्यूल और इस H2 मॉलिक्यूल के बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड है? नहीं। क्या है फिर? हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर इस टाइप के बॉन्ड होंगे तो मोलिकुलर सॉलिड्स। एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम्स में एग्जांपल पूछे हैं खूब सारे ऐसे। यहां आपको केवल दो सॉलिड्स पढ़ने हैं। कौन कौन से बताओ? एक तो मेटेलिक और एक आयोनिक। इन दोनों में जो डिफरेंस होगा ना, वो क्या होगा? मेटेलिक में एक ही मेटल के एटम होंगे सारे के सारे। जैसे आयरन एटम है, आयरन मेटल है, तो सारे एटम किसके होंगे? आयरन के। मतलब सारे के सारे एटम सिमिलर साइज के होंगे। आयोनिक की खास बात, जैसे NaCl, क्या Na+Cl- सेम साइज के हैं? दो अलग अलग साइज के आयन एडजस्ट करेंगे हम, वो होंगे आयोनिक। पहले हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? मेटेलिक पढ़ने वाले। क्लियर? इनके स्ट्रक्चर शुरू करते हैं, तो शुरू में 3 डेफिनेशन आती है, मैं आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए सपोज करो ये एटम्स का अरेंजमेंट है ऐसे, या आपने कहीं पे एटम्स का अरेंजमेंट देखा? ये एटम्स का अरेंजमेंट देखा? आपको क्या करना होगा? एटम ऐसा भी हो सकता है, या कोई मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट भी हो सकता है। जैसे सपोज करो ये मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है ऐसे। ये कौन से मॉलिक्यूल्स है? वाटर मॉलिक्यूल्स। बैंड शेप होते हैं ना। आपको इनमें किसी एक जगह पर पॉइंट रखना है, वो आपकी मर्जी है, कहीं भी रखो। मान लो मैंने पॉइंट रखा है यहां। अब सभी एटम्स में इसी जगह पे रखना है। ये मैंने पॉइंट रख दिया। क्लियर? इस पॉइंट को हम बोलते हैं बेसिस, है ना? बेसिस या एक और नाम है? नहीं नहीं, कुछ और नाम है। मोटिफ। मोटिफ एनसीईआरटी में लिखा है मोटिफ। मोटिफ ये नाम है। इसको बोलते हैं बेसिस या मोटिफ। अब सुनना पहले सारी बात। इसी को लैटिस पॉइंट बोलेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन आप हर जगह पे सेंटर पे, जैसे मान लो यहां कहीं आपको पॉइंट रखना है एक, कहां रखोगे बताओ? यहां रख दो। मोटिफ की स्पेलिंग यही है। यहां रख दो, जहां मन करे कहीं भी रख दो, है ना? मैंने यहां रख दिया। लेकिन एक पे जहां रख दो, बाकी सब पे वहीं रखना है। ये मैंने पॉइंट रख दिया। क्या बोलेंगे इसको? मोटिफ या बेसिस। अब ये सारे एटम्स क्या थे, मॉलिक्यूल्स क्या थे, उनको हटा दो। ये मैंने हटा दिया सारा। इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, बस उस पॉइंट से मुझे मतलब है। ये मैंने हटा दिया बस सारा। मैं एग्जैक्टली वो लैंग्वेज यूज कर रहा हूं जो एनसीईआरटी में लिखी है ना? ये मत सोचना कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ये सब पढ़ा हुआ है आपने, बस ध्यान नहीं दिया। ये सब हटा दो, है ना? उसके बाद आपको क्या दिख रहे हैं? केवल कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं। इन पॉइंट से आप कोई एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो। तो सिंपल स्ट्रक्चर मुझे क्या मिली? स्क्वायर मिला। ये जो स्क्वायर मिला ना, इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। और इस पॉइंट को अब बोलते हैं लैटिस पॉइंट। जब आप पॉइंट रख रहे थे ना, तब तो बोलते थे मोटिफ। अब इनको बोल रहे हैं लैटिस पॉइंट। अब देखो, ये लैटिस पॉइंट है। लैटिस पॉइंट से हमने क्या बना दिया? यूनिट सेल। और इन यूनिट सेल के ग्रुप को हमने क्या बोल दिया? ये यूनिट सेल रिपीट होती गई, हमने इसको बोल दिया स्पेस लैटिस या लैटिस ओनली। स्पेस लैटिस या लैटिस ओनली। 3 बातें क्लियर? मोटिफ क्या है? मोटिफ ही लैटिस पॉइंट बनेगा आगे जाके। यूनिट सेल क्या है? लैटिस क्या है? क्लियर? ये 2D है। अगर मान लो एक और लेयर रिपीट कर दूं, तो 3D बन जाएगी। तब ये जो स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग अरेंजमेंट से अलग अलग टाइप के खूब सारे क्रिस्टल्स बनते हैं। ये टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल पॉसिबल हैं 3D के अंदर। कितने टाइप के? 7 टाइप के।
वो 7 टाइप आपको इस सीक्वेंस में याद करना है, CTO MH RT, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी नीट के लिए भी आपको याद करनी ही है ये, है ना। मैं वैसे तो याद करने हैं, कुछ कंसेप्चुअल बातें मैं समझा देता हूं, जो याद करना है उससे कोई कुछ नहीं, कुछ बातें जो थोड़ा बहुत है ना दिमाग लगा सकते हो, भूल जाओ तो। एक बार इनके नाम बता दो, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। बिल्कुल, एक तो नाम सबके याद करने हैं, है ना। अगर एक 3D यूनिट सेल को डिफाइन करना होता है, जैसे सपोज करो कि एक क्यूब है आपके पास, अगर इसकी डेफिनेशन आपको देनी है तो टोटल हमें 6 पैरामीटर चाहिए। 3 पैरामीटर होंगे ये ABC, हो सकता है क्यूब के लिए इक्वल हो, लेकिन बाकी के अलग अलग भी आ सकते हैं, ABC, है ना। आगे फिर देखना, एक के सामने वाला एंगल हमेशा अल्फा, है ना, याद रखना है ये, एक के सामने अल्फा। मतलब ऐसे अल्फा को डिफाइन ऐसे करते हैं, बी और सी के बीच का एंगल अल्फा है, पर ऐसे हमारे याद नहीं होगा, हम कैसे याद करें, ए के सामने अल्फा, बी के सामने बीटा और सी के सामने गामा। एक और चीज, जो एबीसी है उनकी डेफिनेशन ये होती है, या तो एबीसी सेम आएंगे, और अगर कोई बड़ा आएगा तो सबसे बड़ा कौन आएगा, सी, फिर बी, ए सबसे छोटा आएगा यहाँ पे। क्लियर है। ये जो सीक्वेंस बना है ना, एक तो यहाँ पे आपको एबीसी के बारे में बताना है, अल्फा बीटा गामा के बारे में बताना है। ये जो सीक्वेंस है वो अल्फा बीटा गामा का है। अल्फा बीटा गामा जिनके 90 के होंगे, मैक्सिमम 90 होंगे, वो सबसे ऊपर, और जिसके मिनिमम 90 के होंगे वो सबसे नीचे। परफेक्टली वो सीक्वेंस है, समझे मेरी बात। जैसे देखो, शुरू के 3, इन सभी में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। क्यूबिक सब जानते हैं क्या होता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब जैसे सपोज करो आपको ये इतना इतना दिख रहा था पहले, इतना इतना, क्या ये क्यूब क्यूब था, एबीसी सेम था। अब आपने क्या किया, इस क्यूब को पकड़ के खींच दिया ऊपर, अब ये आपको ऐसा दिख रहा है। अब ये कौन है, ए, ये कौन है, बी, और जो सबसे बड़ा है वो कौन है, सी। तो हम चाहे तो उसको ऐसे बोले, ए इक्वल टू बी नोट इक्वल टू सी, या ये ऐसा भी लिखा हो सकता है, ए इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी। दोनों ही सही कंडीशन है, क्योंकि हमें ये बात पता है, अगर कोई बड़ा होगा तो सबसे बड़ा कौन होगा, सी होगा, है ना। अभी मैं ऐसे लिख देता हूं। ऑर्थोरोम्बिक क्या है, इसको इधर से पकड़ के खींच दो, दो जगह से खींच दो पकड़ के, जैसे मैच बॉक्स नहीं होता, अपना इरेजर नहीं होता, तो इरेजर कैसा होता है, इरेजर ऐसा होता है, ऐसा होता है, सबसे छोटा ए, फिर बी और सी। तो यहां या तो ऐसे लिखेंगे, ये ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, या लिखेंगे ए बी सी, दोनों बातें ही करेक्ट हैं। शुरू के 3 एग्जाम्पल एंगल के हिसाब से ऐसे बने हैं। लास्ट के जो 2 एग्जाम्पल हैं उनमें एक भी एंगल 90 का नहीं होता। जो ट्राई क्लिनिक है उसमें क्या होता है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। इवन ना तो कोई एंगल सेम होता है, ना ही कोई एंगल 90 का होता है। रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल पता है क्या है, ये क्यूब है, इस क्यूब को यहां से यहां रस्सी बांधो, एक इधर रस्सी बांधो, एक इधर खींचो, एक इधर खींचो, ऐसे खींचो पकड़ के, होगा क्या, सारे एंगल बदल जाएंगे। लेकिन आपने इक्वल फोर्स लेके खींचा है, तो उससे होगा क्या, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा तो रहेंगे, पर कोई भी एंगल 90 का नहीं रहेगा। मुझे ये टेबल जो बनाई मैंने इक्वल से नहीं बनाई, मैंने 90 से बनाई है, कि अगर एंगल 90 नहीं है तो सबसे नीचे, एंगल 90 है तो सबसे ऊपर। क्लियर ये बात भी। हेक्सागोनल यूनिट सेल बनाएंगे इससे हम लोग, है ना। हेक्सागोनल में क्या होगा कि ये ए, ये बी, और एक इधर आएगा,
आगे की तरफ बना हुआ है आपने सबने, है ना, यहां से फिर एक यहां से, यहां से, यहां से, यहां से 3D में निकल रहा होगा। ओके, इसको क्या बोलते हैं? सी। सी के सामने वाला एंगल इधर से दिख रहा है क्या? देखो, सी के सामने वाला एंगल कौन सा है? ये वाला। सी के सामने वाला, ए के सामने अल्फा, बी के सामने बीटा, सी के सामने गामा। गामा आपको कितना दिख रहा है? 120। अल्फा बोलो, बाकी तो ये वर्टिकली निकल रहा है सीधे, है ना। तो क्या हुआ इसकी डेफिनेशन? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90, गामा इक्वल टू 120, राइट। फिर बच्चा मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक समझने के लिए टाइम चाहिए पूरा पूरा, है ना, तो मैं आपको याद ही करवा रहा हूं अभी। इसमें बस एक एंगल 90 नहीं आएगा, इसमें अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 आएगा, बट बीटा इक्वल नॉट इक्वल टू 90 आएगा। फर्स्ट थ्री जिसमें सारे 90, देन टू कोई एक एंगल 90 नहीं है, लास्ट टू एक भी एंगल 90 नहीं है। बात समझे? और इसमें कुछ ज्यादा याद करने का है नहीं। जैसे अभी आपने इसके पैरामीटर्स लिखे, इसमें क्या था? ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। जो लास्ट में है उसके पैरामीटर बोलो। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, इसके पैरामीटर बोलो। लिख दोगे ना आप सारा? जैसे ये तो क्या था? ये तो क्यूब था, लेंथ तो कोई बदले नहीं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब यहां भी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। तो डेफिनेटली ये किसका ऑर्डर है? एंगल्स का ऑर्डर है, इस ऑर्डर में लिखा है। फिर देखो, मान लो आपने क्यूब पढ़ा, अब अकेले क्यूब में तीन टाइप यूनिट सेल आएंगी। कौन कौन सी बताओ? मैं बोल रहा हूं अकेले क्यूब ही तीन टाइप की यूनिट सेल शो करता है। सिंपल क्यूब, जिसमें क्यूब के केवल कॉर्नर्स पर एटम है। क्या बोला मैंने? सिंपल क्यूब एक तो। दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूब, ये अपन डिटेल से पढ़ेंगे, इनका तो डेरिवेशन है पूरा अपने, है ना। बॉडी सेंटर्ड क्यूब मतलब बॉडी के सेंटर पे एटम है, कॉर्नर पे तो है ही है ना। जैसे बॉडी सेंटर यहां शो करो, ये तो है सिंपल क्यूब जहां आपने केवल कॉर्नर्स पे एटम रखे हैं, ये है बॉडी सेंटर, करेक्ट ना। तो बॉडी सेंटर हो गया। एक होता है फेस सेंटर। फेस सेंटर क्या होगा? कॉर्नर के अलावा ये जो फेस दिख रहे हैं ना आपको, सारे फेस के सेंटर पे एक एक एटम रखेंगे हम, तो फेस सेंटर। ऐसे तीन टाइप की यूनिट सेल पॉसिबल हैं केवल क्यूब के अंदर। फिर अगला है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में दो टाइप के पॉसिबल हैं, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक में फोर टाइप के, तीन तो ये सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड क्या है देखो, यही है ना ऑर्थोरोम्बिक, यही है ना मैच बॉक्स। सारे कॉर्नर्स पे अगर रख दूं मैं तो क्या बना ये? सिंपल बन गया। सारे फेस सेंटर्स पे और रख दूं इसके साथ साथ, क्या बनेगा? फेस सेंटर्ड। केवल दो फेस सेंटर पे रखो आमने सामने वाले, इस पे और इस पे, ये बना एंड सेंटर। दो एंड्स पे और रखे हैं एटम, तो ये इससे भी आता है। मोनोक्लिनिक में सिंपल ईसी, बाकी सब में सिंपल सिंपल सिंपल। टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 3 14। टोटल 14 टाइप के क्रिस्टल पॉसिबल हैं 7 सिस्टम्स में। इनको बोलते हैं 14 ब्रेवाइस क्रिस्टल सिस्टम्स। ओके, अब यहां की प्रॉब्लम सुनो। एक तो इनके डायरेक्ट पैरामीटर पूछ लेते हैं, ये दो बातें लिख देंगे, बताएंगे बताओ कौन सा क्रिस्टल लैटिस है, और ये फ्रीक्वेंटली पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। एक तो ये पूछ लेते हैं। दूसरा पूछते हैं कि बताओ किसमें एंड सेंटर्ड यूनिट सेल पॉसिबल है। तो आप दो चीज याद करोगे, ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, ध्यान रखेंगे, है ना। इस दोनों में एंड सेंटर यूनिट सेल पॉसिबल है। इनमें सबसे ज्यादा सिमेट्रिक यूनिट सेल कौन सी है? क्यूबिक है। सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिक कौन सी है? ट्राइक्लिनिक है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं आज, याद रहेंगी। हाँ, ये तो याद करना ही है, हर हाल में याद करना है। ओके, इसमें से चार यूनिट सेल अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। कौन कौन सी? सिंपल क्यूब,
पे पढ़नी है। ये 4 ही अपने सिलेबस में है। मतलब क्यूबिक और हेक्सागोनल यूनिट सेल हम पढ़ेंगे, बाकी बाकी की केवल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि होती क्या है ये। ओके, तो मैं शुरू करता हूं सिंपल क्यूब से। सिंपल क्यूब, सिंपल क्यूब समझ लेना बच्चों कैसे बना था। देखो, ये कुछ ऐसे एटम्स हमने अरेंज किए। ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्क्वायर अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर अरेंजमेंट। कैसे स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोई भी 4 एटम के सेंटर है ना, वो कनेक्ट करो तो क्या बनता है? स्क्वायर बनता है। ये फर्स्ट लेयर है। सेकंड लेयर भी आपको ऐसे कैसे रिपीट करनी है, एग्जैक्टली यही ऐसे चलती जाएगी सेकंड लेयर भी। अगर हम इन सारे सेंटर्स को कनेक्ट कर दें, दोनों लेयर्स के नीचे की 4 एटम्स उनके सेंटर कनेक्ट कर दें, ऊपर के 4 एटम्स उनको कनेक्ट कर दें, आपस में कनेक्ट कर दें, तो क्या मिलेगा आपको? क्यूब मिलेगा। और क्यूब के हर क्यूब के कॉर्नर पे क्या मिलेगा? एटम मिलेगा। तो यहां से जो यूनिट सेल निकल के आएगी ना, वो ऐसी आएगी। ऐसे ये कॉर्नर्स पे एटम है, ये ऐसे निकल के आएगी। क्या ये कॉर्नर और ये कॉर्नर टच कर रहे हैं आपस में? यहां से मत देखना, वो डायग्राम मैं बना नहीं सकता सही से, है ना। यहां से देखना, क्या कॉर्नर के एटम टच कर रहे हैं? हाँ, तो ये डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए एकदम। अगर टच कर रहे हैं तो अगर मैं एटम की रेडियस आर मान लूं, इसको मैं ए मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। समझ गए? एक मैं छोटा सा पार्ट बताना भूल गया, एक बार रुको। अभी एक बार इसको है ना रोकते हैं थोड़ी देर। पहले क्यूब के बारे में आपको थोड़ा डिस्कशन तो कर दूं, क्या होता है क्यूब। वैसे आपको पता है लेकिन फिर भी आप बता दोगे सारा। ये एक क्यूब है ना। इस क्यूब में पहले बताओ कि टोटल कॉर्नर्स आपको कितने दिख रहे हैं? कॉर्नर्स 8 दिख रहे हैं सबको। 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड। आप बताएं टोटल फेजेस कितने होंगे, गिन के बताओ। 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज। एक सामने का एक पीछे का। अपने रूम में काउंट कर सकते हैं हम लोग, रूम में जितने फेजेस हैं उतने ही क्या होंगे? हाँ, फेजेस होंगे। आपसे पूछो कि फेज सेंटर्स कितने होंगे, वो तो सेम ही होंगे ना। हर फेज पे एक सेंटर भी मिलेगा, उसको क्या बोल देंगे? फेज सेंटर बोल देंगे। ये बताओ एजेस कितने होंगे? ये कौन से वाले हैं? ये जो आपको लाइनें दिख रही है ना, सीधी लाइनें, वो सब एजेस हैं। काउंट कर लो कितनी है नीचे। 1 2 3 4। ऊपर भी 1 2 3 4। और ये 4 वर्टिकल हो गई। अपने रूम के ये किनारे काउंट काउंट कर लो, कितने आएंगे? 12 आएंगे। अगर ये 12 आएंगे तो एस सेंटर है वो कितने आएंगे? वो भी 12 आएंगे। सही बात है। ओके, नेक्स्ट आप बताएं कि बॉडी सेंटर कितने होंगे? बॉडी सेंटर कितने होंगे? एक ही होगा वो, केवल बॉडी सेंटर एक ही होगा। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करके बताओ। आप बताओ यहां पर फेज डायगोनल क्या होता है? पहले तो ये मान के चलना कि ये डिस्टेंस ए है, तो फेज डायगोनल का मतलब क्या हुआ? किसी एक फेज पे डायगोनल बनाओ। जैसे मैं ये बना दूं यहां पे, ये डायगोनल, फेज डायगोनल, करेक्ट ना? फेज डायगोनल। तो ये डिस्टेंस कितनी है? ए। ये डिस्टेंस कितनी है? ए। अब सोच के बताओ, पाइथागोरस से निकालो ये कितना आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, √2a आ रहा है क्या? तो √2a। ओके, अब एक कैलकुलेशन और करो। बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल कौन सा है? मैं इसमें बॉडी डायगोनल बनाता हूं, देखो। ये है बॉडी डायगोनल, करेक्ट ना। जैसे अपने रूम में देखें, एक कॉर्नर ले लें, जैसे मान लो उधर वाला कॉर्नर, ऊपर वाला कॉर्नर, इधर का ऊपर वाला, उधर का नीचे वाला। ये सिंपल ये बोले हम लोग कि इस रूम में हम लोग लीनियर चलेंगे, मैक्सिमम कितने डिस्टेंस चल सकते हैं? ये क्यूबिक रूम मान ले हम,
तो आप कौन सी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे? फेज डायग नहीं, बॉडी डायगोनल, ऊपर वाला कॉर्नर, उधर नीचे वाला कॉर्नर, है ना? तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? देखो ये कितनी है, ये ए है, ये कितनी है, ये फेज डायगोनल है, तो ये √2a है। अब ये पता करना है, ये x, पाइथागोरस लगाएंगे, हम लिखेंगे x इक्वल टू a स्क्वायर √2 का स्क्वायर का रूट, कितना आएगा? √3 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? √3 है। ये भी क्लियर? ओके, नेक्स्ट आप बताएंगे सोच के, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एस सेंटर्स। दो नियरेस्ट एस सेंटर देख लो, उनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। जैसे ये ले लेते हैं, क्या ये एस सेंटर है बच्चों? क्या ये भी है? मैं थोड़ा फेयर कर लेता हूं इसको। देखो कि मान लो ये एक फेज है इसका, है ना? तो ये एक एस सेंटर है, ये भी एक एस सेंटर है, ये डिस्टेंस a/2, ये डिस्टेंस a/2, है ना? अब मुझे पता करना है ये डिस्टेंस कितनी आएगी। तो वापस से पाइथागोरस लगाएंगे, a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, और ये आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? a/√2। ये बात पता थी क्या आपको पहले से? वेरी गुड। अब आप बताएंगे डिस्टेंस बिटवीन टू फेस सेंटर्स। a/√2 आएगा। हाँ, वैसे देखो ऑनलाइन वालों को बाद में समझाएंगे। यहां से लेके, नहीं उनको ये रूम नहीं दिखेगा ना, है ना? यहां से लेके और वहां तक की डिस्टेंस, इस एस सेंटर से उस एस सेंटर वाले की डिस्टेंस कितनी है, अभी आपने कैलकुलेट करा, a/√2। अब मैं यहां से थोड़ा नीचे आता हूं, ये फेस सेंटर है, उधर से भी नीचे आ जाओ, फेस सेंटर है, ये डिस्टेंस कितनी आएगी? तो आपने कुछ बदला ही नहीं, वही है ना? वही बात है। तो मतलब हमने क्या कैलकुलेट करा है? हमने कैलकुलेट करा है दो नियरेस्ट फेस सेंटर की डिस्टेंस, है ना? तो नियरेस्ट फेस सेंटर देखना है, मान लो यहां पे इस डायग्राम में, है ना? तो नियरेस्ट फेस सेंटर से, ये फेस सेंटर है, तो इसके नियरेस्ट कौन सा होगा? इसके सामने वाला या यहां वाला? यहां वाला। ये डिस्टेंस कितनी? a/2। ये डिस्टेंस कितनी? तो ये डिस्टेंस कितनी? a/√2। वापस से वही आएगी, समझ गए बात? तो a/√2। ऐसी कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए, आगे फिर हम वॉइड्स वगैरह पे जाएंगे तो वो आसान हो जाएंगे पता करना। क्लियर है? एक लास्ट बात और बता दो, एक टर्म होती है ऑल्टरनेट फेस सेंटर्स। ऑल्टरनेट फेस सेंटर्स, ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के एक, है ना? जैसे हम ये देखते हैं, जैसे इससे पूछते हैं इसके ऑल्टरनेट कौन बैठा हुआ है, तो ये बोलेंगे ये इससे छोड़ के अगला वाला, ये ऑल्टरनेट है। चश्मा तो उसने पहना है। इधर इसको छोड़ के फिर वो वाला, इधर भी आगे कोई है नहीं, पीछे इसको छोड़ के पीछे वाला, ये होती है ऑल्टरनेट पोजीशन। मैंने बोला ऑल्टरनेट फेस सेंटर्स, ओके, ऑल्टरनेट फेस सेंटर्स। तो मैंने मान लो ये फेस सेंटर ले लिया, अपने रूम के सारे फेस सेंटर सोच लो। अब ऑल्टरनेट कौन कौन से छोड़ोगे? जो इसके सबसे पास में आ रहे हैं। इसके सबसे पास में कौन आता है? नियरेस्ट डिस्टेंस, या ना, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एज फेज। देखो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट फेस सेंटर, नियरेस्ट लिखा हुआ था ना, नियरेस्ट लिखना भूल गए अपन। तो इससे a/√2 डिस्टेंस के छोड़ दो, बाकी का सेलेक्ट कर लो। बोलो, यहां से ये नीचे वाला a/√2 आएगा। मतलब देखो ये दीवार है, जो दीवार इसको टच कर रही है उसका फेस सेंटर a/√2 आएगा। यहां से नीचे वाला a/√2 आएगा, ऊपर वाला a/√2 आएगा, इधर वाला a/√2 आएगा, इधर वाला a/√2 आएगा। अब तो बचा ही एक ही, कौन सा? सामने वाला।
यहां एक फेज सेंटर से और जितने फेजेज हैं उनकी दो ही डिस्टेंस है, या तो a/√2 या फिर a/√2 पास वाले आगे सारे के सारे, है ना। जैसे यहां देखूं मैं, इस डायग्राम में समझाऊं, ये फेज सेंटर है, इसका अल्टरनेट चेक करना चाह रहा हूं मैं। तो इसमें ये a/√2 पे आया, ये पीछे वाली दीवार a/√2 पे आई, नीचे वाली दीवार a/√2 पे आई, और जो सामने वाली है वो भी a/√2 पे आई, सब इक्वल पे आ गई। अब तो आपको कहां जाना पड़ेगा, अब तो यहीं जाना पड़ेगा बस, समझ गए ना। ऐसे अल्टरनेट फेज सेंटर निकालते हैं। लास्ट बात, मान लो एक एटम कॉर्नर पे है क्यूब के, है ना। अब इसको सही से समझना है, तो उसका कितना फ्रैक्शन हमारी यूनिट सेल में आएगा। एक एटम कॉर्नर पे है, उसका कितना फ्रैक्शन हमारी यूनिट सेल में आएगा, 1/8। आप ये समझते हो या याद करा हुआ है? समझ भी सकते हो आराम से। कैसे समझ सकते हो, देखो कि मान लो ऐसे देखो, ये अपना रूम है, ये अपना क्लासरूम है, ये अपने पास वाला है, ये अपने सामने वाला, ये अपने सामने वाले के पास वाला, और ये कॉर्नर है। ये कॉर्नर कौन सा है, ऊपर वाला कॉर्नर। ये छत है सबकी, ये अपने रूम की छत, ये पास वाले रूम की छत, दो सामने थे। ये कॉर्नर पे एक एटम रखा हुआ है, समझ गए ना। इस एटम का कितना फ्रैक्शन हमें दिख रहा होगा, कॉर्नर पे बड़ा सा एटम रखा है, एक बड़ी गोल्ड की बॉल रखी है मान लो, उसका कितना फ्रैक्शन हमें दिख रहा होगा। तो आप बोलेंगे कि देखो, इस बॉल के पहले दो पार्ट कर दो, आधी बॉल तो ऊपर के फुल रूम में दिखेगी, आधी बॉल हमें दिखेगी, सही बात है कि नहीं है। उस आधी बॉल में से 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, पहले तो आपने बॉल को हाफ कर दिया, अब 1/4 कर दिया, सही है ना। हमें कितना दिखेगा, 1/8, इतना ही फ्रैक्शन दिखेगा। और उस गोल्ड बॉल का हमें हिस्सा चाहिए तो हमें 1/8 ही मिलेगा। अगर कोई एटम फेस सेंटर पे रखा है, फेस सेंटर पे, खुद ही सोचिए, ये फेस सेंटर है, इधर एक बॉल रखी है गोल्ड की, हमें उसका कितना हिस्सा दिखेगा। अगर उस बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आधा हमें मिलेगा, आधा उनको मिलेगा। उन रूम वालों को मिलेगा क्या, नहीं, उसका कोई लिंक ही नहीं है। आधा हमें दिख रहा होगा, आधा उधर दिख रहा होगा, तो ये 1/2। अगर कोई एस सेंटर पे है तो, एच सेंटर पे हो तो, एच देख लो कहां पे है, ये रहा। एच सेंटर नहीं समझ में आ रहा, क्या है ये, हाँ, अब समझ में ठीक। अपन ये देखते हैं कि मान लीजिए कोई एटम है ना, वो यहां रखा हुआ है, ये नीचे 2 यूनिट सेल हैं, ऐसे ऊपर 2 यूनिट सेल हैं, नीचे 2 यूनिट सेल थे, ऊपर भी दो आएंगे। यहां कोई एटम रखा है, तो क्लियर सा मतलब हुआ कि इसका जो 50% हिस्सा है वो तो ऊपर दो में चला गया, और 50% नीचे भी बचा। तो 50% हटा दो पहले, कि 50% नीचे क्या रहा होगा, उसमें से हमारे रूम में कितना दिखेगा, हाफ, उस 50% का हमें हाफ दिखेगा, 1/4। खुद ही सोच लो ना यार, कि यहां कुछ रखा हुआ है, इस कोने को तोड़ दें हम, तो हमसे कौन कौन लड़ने के लिए आएगा, पास वाले आएंगे, है ना, पास वाले आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, हमारे सामने वाले आएंगे, उनके घर में भी छेद हो जाएगा, जो पास वाले हैं उनके सामने वाले आएंगे, आएंगे ना, वो भी आएंगे, ऊपर वाले आएंगे, ऊपर वालों से क्या मतलब, उनके थोड़ा छेद हुआ है तो तो 1/4, है ना। एक बॉल रख के देखा करो उसका कितना हिस्सा हमें दिख रहा है, बॉल रखने मत जाना, सोचना है केवल, है ना। अगर कोई बॉडी सेंटर पे रखा है तो पूरा का पूरा हिस्सा हमें मिलेगा। एक तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो मैंने सारी बातें बताई ना, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, नीट के अंदर कई बार पूछी जाती है। आप एक दो एग्जांपल करके देखो जल्दी से।
जल्दी जल्दी कॉपी निकालो। ऑल कॉर्नर्स, बी ऑल फेस सेंटर्स, सी बॉडी सेंटर। ये किस नंबर 1 है, फिर इसी नंबर लिखना है ना, इसके आगे आगे चलेंगे। फाइंड फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल, फाइंड फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल। कर लिया? सीधे सीधे कैसे लिखना है, पहले से लिख दो। A:B:C का रेशो चाहिए हमें। ए कहां पे है? ऑल कॉर्नर्स। कितने कॉर्नर होते हैं? 8। उनका कितना पार्ट एक यूनिट सेल में? 1/8। इसका ध्यान रखेंगे, है ना? इस 2। बी कहां पे है? ऑल फेस सेंटर। कितने फेस सेंटर होते हैं? 6। गिन लो फटाफट। 1 2 3 4 5 6 6। उनका कितना पार्ट? 1/2। सी कहां पे है? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर कितना होता है? 1। सिंपल रेशियो बनाओ। ये कितना बन गया? 1, ये 3, ये 1। फॉर्मूला क्या बनेगा? AB3C। आसान नहीं था? किसको डाउट हो तो बताओ, मैं फिर समझा सकता हूं उसको। मतलब ऐसी प्रॉब्लम आनी चाहिए, नीट में फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट करें, अगला लिखो। तो नंबर 2 लिखो। इफ ऑल द एटम्स, if all the atoms from one body diagonal, from one body diagonal are removed, are removed from above unit cell, from above unit cell, find formula of unit cell, find formula of unit cell। एक बॉडी डायगोनल बना लो फास्फोरस क्यूब के अंदर और सोचो कि कौन कौन गया। A3B4 आ रहा है क्या? किसी का A3B4 आया? तो आपका आंसर तो AB4 आ रहा है। कैलकुलेशन गलत करिए। AB4 आ रहा है ना? AB4 आ रहा है, तुम आगे गड़बड़ कर रहे हो। देखो बच्चों, सुनो, इसको कैसे समझोगे? आपसे बोला कि एक बॉडी डायगोनल के एटम्स उड़ा दो, तो कौन कौन आएगा यहां पे? ये कॉर्नर आएगा, ये कॉर्नर आएगा, और साथ में जो बॉडी सेंटर है वो आएगा। कॉर्नर पे ए है, ये ए है और ये सी है। इन सारे एटम्स को हटा दो। बॉडी डायगोनल, क्या बॉडी डायगोनल किसी फेस को टच करेगा? खुद ही सोचो, इस ऊपर वाले कोने से चले हम, नीचे वाले कोने तक जाएं, कहीं पे भी कोई फेस सेंटर आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब देखो, वापस से वापस A:B:C। पहले कितने कॉर्नर थे? 8। इनमें से 2 गए, 6 बचे। बचो 6 इंटू 1/8। बी पे कोई इफेक्ट पड़ा तो 6 इंटू 1/2, ये इतना ही रहा। और ये हो गया 0 सीधे सीधे। ये बॉडी सेंटर में अकेला ही था, गया साथ में। क्या बचा? 3/4, 3। 3 से डिवाइड कर दो पहले। ये क्या आ रहा है? 1/4, 1। क्या ये रेशियो है?
वो 1:4 आ रहा है, AB4। क्लियर है? एक और लिख करके देखो सोल्व। इफ all the atoms along if all the atoms along one phase diagonal are removed from first texture समझ गए ना, जो क्वेश्चन 1 में ली थी अपन ने, फर्स्ट टेक्सचर, देन फाइंड फॉर्मूला। फर्स्ट टेक्सचर मतलब जो यहां थी सबसे पहले, फेज डायगोनल, सोचना। शायद कुछ ऐसा ही डायग्राम सोचा होगा आपने। फेज डायगोनल होता है, फेज के बीच में से जाना है, दो कॉर्नर चले गए, एक फेज सेंटर चला गया, बॉडी सेंटर पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, है ना। तो ए तो वापस से कितना बचा, 6 ही बचा, 8 कॉर्नर थे, अभी भी 2 जा रहे हैं। बी है ना, वो टोटल 6 था, एक चला गया, तो 5 इंटू 1/2, और सी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये तो आया 3/4, ये आया 5/2, और ये आया 1। किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से। 3:10:4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, 4, A3 B10 C4, चेक कर लेना एक बार वापस से, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है चीजें, ऐसे एग्जांपल हो जाएंगे। ओके, तो ये मैंने क्यूब की कुछ प्रॉपर्टीज बता दी जो आगे भी आपके काम आएंगी। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब अपन वो क्यूब, सिंपल क्यूब पे आ जाते हैं। देखो आप लोग रट तो है ना, वैसे भी सकते हो, आज क्लास में ना आते भी रट सकते हो, आज कुछ चीजें समझने की कोशिश करना, है ना, मे बी रटना थोड़ा आसान हो जाए। सबसे पहले हम क्या शुरू करने वाले हैं, सिंपल क्यूब। अभी मैंने कुछ बातें इसके बारे में बताई थी आपको, कि यहां ऐसा अरेंजमेंट होता है, एटम कुछ इस तरीके से अरेंज है, ये फर्स्ट लेयर है, इनके ऊपर फिर सेकंड लेयर के एटम्स आ जाते हैं। फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर का अरेंजमेंट 100% सेम है, इन सबके सेंटर्स को हम कनेक्ट करते हैं, तो हमें ऐसा एक सिंपल क्यूब मिलता है, जिसमें दो नियरेस्ट कॉर्नर हमेशा एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, है ना। यहां से मान लो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ए में ले लूं, तो यहां से ए इक्वल टू कितना मिल रहा है, 2r। तो हमें क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़नी है, देखो सबसे पहले ए इक्वल टू 2r, यह कॉर्नर्स पे एटम है। सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो होती है जेड। जेड मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, एक यूनिट सेल में एक्चुअली कितने एटम है। अगर कोई सोचे कि इसमें 8 एटम्स हैं, तो क्या आंसर सही है, नहीं। आपको बताया कि हर एटम किसी और से भी शेयर्ड है। ये मैंने एक यूनिट सेल बनाई है, और इसका लैटिस कैसा होता है, कंटिन्यूअसली रिपीटेशन ऑफ दीज यूनिट सेल्स। इसके नीचे भी ऐसा ही है, ऊपर भी ऐसा ही है, चारों तरफ ऐसा ही है, चारों तरफ नहीं, छह तरफ ऐसा ही है, 6 तरफ है ना इसके, हाँ, तो हर तरफ ऐसा ही है इसमें, है ना। अब हमें पता है कि ये एटम है, इसका कुछ पार्ट ही हमें मिल रहा है, तो वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि बताओ इस यूनिट सेल में ऐसे कितने एटम दिख रहे हैं, 8, और हमें उसका कितना पार्ट मिलेगा, 1/8, कितना मिला, 1 मिल गया, करेक्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर, अगली डेफिनेशन होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है कि एक एटम कितने नियरेस्ट एटम से सराउंडेड है।
मतलब आपको चेक करना है कि पहले सबसे पहले नियरेस्ट डिस्टेंस पता कर लो x। अब x डिस्टेंस पर कितने चारों तरफ एटम है, या और सिंपल बोले एक एटम कितने एटम्स को टच कर रहा है, सिंपल लैंग्वेज। कंटिन्यूअस ऐसा ही चलता जाएगा, ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा? ओके। अब इसमें है ना, इस एटम पे ध्यान दो, ये जो ब्लैक एटम है, यहां पे ब्लैक कलर का एटम नीचे की तरफ है, वो कितने और ब्लैक एटम्स को टच कर रहा है? एक इधर, ब्लैक एटम्स को पहले ब्लैक देखो, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4 हो गए। इसके ऊपर रखा है एक ग्रीन एटम, इसके नीचे रखा है एक ग्रीन एटम। ये एटम सारे एक जैसे ही हैं, हम लेयर अलग बनाने के लिए कलर चेंज कर देते हैं, है ना? तो ये एटम था, 4 तो इसी लेयर में आ जाएंगे, राइट? एक इसके ऊपर लेयर पे, एक नीचे वाले लेयर पे, टोटल कितने एटम हो गए? 6 हो गए। 6 एटम्स को ये टच कर रहा है। ये जो कॉर्नर है, अब आप सोच के बताएं कि जो ऊपर वाला कॉर्नर है, ये और कितने कॉर्नर्स को टच कर रहा है, वो गिन के बताओ मुझे। ये ऑनलाइन वालों को नहीं दिखेगा आप, लेकिन आप लोग गिन सकते हो। अपने रूम में नहीं काउंट करना, ये मान के चलना है कि सारे रूम ऐसे ही हैं चारों तरफ। हाँ, 6 दिख रहे हैं? चलो गिनवाओ। एक यहां से, एक नीचे, एक ऊपर, जैसा नीचे ऐसे ऊपर भी होगा, एक इधर, एक उधर, एक ये, बिल्कुल 6 हो गए। चारों तरफ 6 कॉर्नर्स होंगे जिनको ये टच करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट नंबर क्या आएगा? 6 हो गया। एक टर्म होती है बच्चों, पैकिंग फ्रैक्शन, है ना? पहले फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर एफिशिएंसी देख लेंगे। फ्रैक्शन मतलब एक में से, जानते ही हो आप। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है कि ये यूनिट सेल है, इसका क्या 100% पार्ट एटम से कवर्ड है, या कुछ भाग खाली भी है, कुछ पार्ट खाली भी है? कितना पार्ट कवर्ड है डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट, कवर्ड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, इसको क्या बोलेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन। तो बताओ टोटल वॉल्यूम कैसे लिखोगे? आप बोले कवर्ड कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ एटम्स, जितना एटम ने एटम्स का वॉल्यूम होगा उतना वो कवर कर लेंगे। और नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ, बिल्कुल यूनिट सेल बोल देते हैं, हर बार क्यूब नहीं आएगा। इस यूनिट सेल में टोटल इफेक्टिवली कितने एटम हुए? इफेक्टिवली ये यहां पता चलेगा, 1, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। एक को रिप्लेस करने के लिए हमेशा ये फॉर्मूला आएगा। इस देखो ये जो डायग्राम बनाया है ना, आपने देखा होगा डायग्राम बनाने का मतलब यही था, ये रिलेशन लाना। तो जब भी बोले सिंपल क्यूब, आपके मुंह से निकलना चाहिए A = 2R। ऐसे बीसीसी बुलाएंगे, एफसीसी बुलाएंगे। एक को रिप्लेस करो 2R से, तो 4/3 पाई आर क्यूब 2R, 8R³ लिख दूं? ये आ गया, पाई/6 आ गया, ध्यान दो। ये 4 है, ये इसको 2 से कैंसिल आउट कर देगा, 3 नीचे आएगा, 4/6 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.52। 0.52 इसका फ्रैक्शन है जो ऑक्यूपाइड है। ये लगभग आधे से थोड़ा सा ऑक्यूपाइड है। अगर 0.52 ऑक्यूपाइड है तो 0.48 फ्री है। सही बात है ना? ओके। अब बोलो पैकिंग एफिशिएंसी कितना परसेंट हुई? 52%। फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज आ जाएगा। बात समझ में आई है? इतनी बातें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब अगली स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको सीखनी है। वो क्या सीखनी है? आपको पता है कि ये पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड नहीं है, इसका 48% वैकेंट स्पेस है। अब हम बीच में, ये है ना, जैसे 1 2 3 4 बॉल दिख रही है, ऊपर ग्रीन कलर की दिख रही है, नीचे ब्लैक कलर की है। अब इनके बीच में एक बॉल घुसानी है हमें, इनके बीच में एक बॉल घुसानी है, बड़ी से बड़ी बॉल। उस बॉल की रेडियस क्या होगी ये पता करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? कि यहां पर एक वॉइड है जिसको बोलते हैं क्यूबिक वॉइड। ये सिंपल क्यूब है ना, सिंपल क्यूब के बीच में जो वॉइड होती है, वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस है ना, उस वॉइड को हम बोलते हैं क्यूबिक वॉइड। उस क्यूबिक वॉइड में हमें बड़े से बड़ी साइज का एटम रखना है, उस एटम की साइज क्या होगी ये पता करना है।
कैसे पता करें बताओ? ऐसे पता करो कि कोई एक ऐसी लाइन खींचो जिसमें ये कॉर्नर वाली बॉल भी आ जाए और वो बीच वाली बॉल भी आ जाए। ऐसी कौन सी लाइन होगी? बॉडी डायगोनल। वेरी गुड, बॉडी डायगोनल है ना। यहां जो बॉडी डायगोनल होगा वो कैसे निकलेगा? देखो ऐसे निकलेगा। यहां कॉर्नर का एटम, इधर भी कॉर्नर का एटम, और बीच में कौन? जो आपने बॉल रखी थी वो। मुझे कैसे पता कि ये बॉल छोटी आएगी? मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि 52% पार्ट अकेली बॉल ने कवर कर लिया। एक ही तो बॉल थी यहां पे, इफेक्टिवली तो एक ही बॉल थी, इफेक्टिवली एक ही तो बॉल है। अब अगली जो बॉल आएगी उसके पास कितना बचा है? 48%। तो डेफिनेटली वो बॉल इससे छोटी आएगी। और चलो अब बड़ी बना लो ना, उससे फर्क क्या पड़ेगा, कैलकुलेशन से पता चल जाएगा वो तो। आप बताओ, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? √3a बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये क्या है? बॉडी डायगोनल। समझ गए? ये आर, ये स्मॉल आर कैपिटल आर। तो ऐसे लिख सकता हूं, √3a इक्वल टू 2r प्लस 2r। इस a को रिप्लेस कर सकता हूं 2r से। √3 इंटू 2r इक्वल टू 2r प्लस 2r। सारे 2 चले गए क्या? सारे 2 कैंसिल आउट हो गए। तो यहां सोचा r इक्वल टू √3r माइनस r, ब्रैकेट में √3 माइनस 1r, 0.732 r। अभी पता चल गया कि जो स्मॉल r है वो कैपिटल R का 73% ही है, बस 73.2% ही है। छोटा है कि नहीं है? अब आपको ये भी याद होगा, आपने क्यूबिक वर्ड में ये रेडियस रेशियो याद किया होगा। इसके बिना काम चल ही नहीं सकता, हमें पता है, बात याद करना ही पड़ेगा। और वो कैसे है वो मैंने आपको समझा दिया। समझ में आई कैलकुलेशन? ये है आपके नोट्स में है करी हुई कैलकुलेशन, है ना। अब मुझे कैलकुलेशन मैंने क्यों कराई, क्या काम आएगी देखो आप। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉडी सेंटर्ड। सेकंड नंबर है बीसीसी, शॉर्ट में बीसीसी लिख दो, नाम बोलो पूरा, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। ओके। इसमें कॉर्नर पे तो एटम है ही है, और बीच में भी एटम है। बीच में एटम छोटा या उसी साइज का? लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं मेटेलिक सॉलिड्स, समझ गए ना। मेटेलिक सॉलिड की क्या खास बात है? सारे एटम एक जैसे ही होते हैं। तो यहां बीच में उस एटम को छोटा करके थोड़ा घुसा सकते हैं कि जैसे मान लो सोडियम है, चल छोटा हो तू पहले, बाद में घुसाएंगे यहाँ पे। ऐसा थोड़ा पॉसिबल है। सोडियम के एटम तो सारे एक जैसे ही है। जितना बड़ा कॉर्नर्स पे आएगा उतना बड़ा बीच में आएगा। लेकिन अभी हमने पढ़ा बीच में तो उतना बड़ा आ ही नहीं सकता, फिर क्या करें? हाँ, फिर ऐसे करो आप कि अभी अभी जो ये एटम पास पास में बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले, आपने सिंपल क्यूब में क्या पढ़ा था? ऐसे पढ़ा था एटम, याद है? अब क्या होगा, अगर आपको बड़ा एटम रखना है तो इनको डिस्टोर्टेड कर दो, मतलब दूर दूर कर दो इनको। तो बीसीसी में ये कॉर्नर के एटम टच नहीं करते, बीसीसी में ये ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे बच्चों। उसके बीच में वो एटम आएगा इतनी बड़ी साइज का, वापस से ये 4 ब्लैक आ जाएंगे। तो यहां जो ये डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, अभी भी इसको बोलेंगे तो ए, बट ए इज नॉट इक्वल टू 2r। सही बात, क्योंकि आपस में टच नहीं कर रहे। ये बात क्लियर? अगर यहां हम देखें कि देखो ये एटम रखे थे कॉर्नर्स पे, ये आपस में टच नहीं कर रहे थे। क्या ये जो बीच वाला एटम है, ये वाला एटम, ये इन नीचे 4 को टच कर रहा है? ऐसे नीचे टच कर रहा होगा या कोई जादू हो रखा होगा, हवा में उड़ रहा होगा? तो खुद ही सोच सकते हो यार, ऐसे बीच की लेयर का एटम हवा में कैसे हो सकता है? ये 4 एटम रखे आपने, अब आप एक एटम लाके रखोगे, कहां रखोगे? उनके ऊपर। तो ये एटम डेफिनेटली, ये देखो, यहां देखो, 4 एटम रखे थे, खुद ही सोचो, 4 मैंने बोल रखी, अब मैं ये बोल लाया ग्रीन कलर की, ऐसी ये बोल थी, मैं रखा, अब ये हवा में उड़ती रही। ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ये इनके ऊपर रखी है, क्या ऊपर की 4 बोल इनको टच कर रही है? हाँ। आप ऊपर से रखोगे तो टच करती जाएंगी सारी, हर लेयर एक दूसरे को टच करती जाएगी। हाँ, ये टच चाहे ना करें, क्योंकि इनको तो हमने दूर दूर रख दिया था पहले ही।
यहां तो कोई ग्रेविटेशन नहीं लगा था ना, हाँ, लेकिन ये तो सबको टच करेगी नीचे। तो मैं इस लेयर से तो ए और आर का रिलेशन नहीं ला पाया। कोई ऐसा बॉल देखो जो लगातार कंटिन्यूअसली टच कर रही हो, बॉडी डायगोनल। ये बॉल ऊपर 4 को टच कर रही है, नीचे 4 को टच कर रही है, सही है क्या? तो चाहे तो बॉडी डायगोनल ले लो या आधा बॉडी डायगोनल ले लो, उससे भी काम चल जाएगा। भाई ये बॉल है ना, इसको टच कर चल रही नहीं कर रही, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? √3a, √3a/2 इक्वल टू 2r। यहां से भी आ जाएगा, या फुल बॉडी डायगोनल ले लो, यहां से कर देते जो अभी किया था आपने काम। आपने फुल बॉडी डायगोनल से किया था, मैं उससे कर देता हूं, चाहे आप हाफ भी से भी कर सकते थे। जो बॉल टच कर रही है ना, उससे रिलेशन आ सकता है बस, ये तो समझ गए आप। अरे तभी तो आर और आर को ऐड कर सकते हो जब टच करेगा। तो ये बीसीसी का बॉडी डायगोनल है, कितना है बताओ? √3a, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, √3a इक्वल टू 4r। सो a इक्वल टू 4r/√3। मतलब एक तो मुझे रिलेशन पता चल गया, √3a इक्वल टू 4r। कोई डाउट? नो डाउट। ओके, देन अब कैलकुलेट करो जेड। जेड में कॉर्नर के एटम तो अभी भी हैं जैसे पहले थे, तो इतने तो है ही हैं। इसके अलावा कुछ नया आया? एक आ गया बॉडी सेंटर पे, उसको तो मैं परफेक्टली काउंट कर दूं इसमें, बोलो कितने? 2। हाँ, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ये तो क्लियरली दिख रहा है। ये एटम नीचे 4 पे रखा है, इसके ऊपर 4 रखे हैं। किसी को डाउट तो नहीं आ रहा कि ऊपर 4 रखे हैं तो बिखर जाएंगे? नहीं, ये अकेली यूनिट सेल नहीं है, इसके बाद यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल कंटिन्यूअसली वही चल रही है, चारों तरफ ऐसा अरेंजमेंट है, नहीं बिखरेंगे, है ना? अकेले होते तो बिखर जाते। क्या बात कर रहे थे अपन कि देखो, अच्छा ये है ना, नीचे 4 को टच कर रहा है, ऊपर 4 को टच कर रहा है, इसके अलावा किसी को टच कर सकता है? नहीं, वो अंदर रखा हुआ है, अब वो किसी को टच नहीं कर सकता, है ना? तो कितना हो गया? 8। पैकिंग फ्रैक्शन देखो, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, इस बार 2 एटम नहीं हो गए क्या? पहले तो एक ही एटम था, इस बार 2 एटम हो गया, सही बात है? ओके, यहां चेंज करना पड़ेगा मुझे। अब ए बदल गया ना बच्चों, अब ए कितना है? ये वाला √3 इक्वल टू 4r से लेकर आओगे कितना? 4r/√3 का क्यूब। एक तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको हटाओ पहले ही। ऊपर क्या बचा फिर? 4π/3। ये 4 है, इसका क्यूब लिख दूं, 4 × 4 × 4। ऊपर √3 है तो इसको 3√3 लिख दूं। अब जो कैंसिल आउट हो जाए उसको भेज दो, 3 से 3, हाँ 4 से 4, 3 से 3, और 2 कहां गया? अरे 2 था ना, हाँ वही मैं उसी को ढूंढ रहा था, 2 कहां गया, है ना? 2 से, ठीक है, कितना बचा? √3π/8। इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 0.68। 68% एफिशिएंसी आ गई। अब तो मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, बताना ट्रू की फॉल्स। जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सही बात है, अगले एग्जांपल में भी ऐसा ही होगा। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 6, पैकिंग फ्रैक्शन है 0.52, अब आया 8, 0.68। अगले वाले में और बढ़ेगा तो और ये भी बढ़ जाएगा। एक छोटी सी बात, कॉमन सेंस से सोचना, मान लो सोडियम एटम 2 टाइप की यूनिट सेल बनाता है, मान लो, ऐसे बनाता नहीं है, बता रहा हूं मैं। एक सोडियम एटम हो 2 टाइप की यूनिट सेल बनाता है, एक सिंपल क्यूब और एक बीसीसी। उसकी कौन सी यूनिट सेल बड़ी होगी, सिंपल क्यूब की बीसीसी? कौन सी यूनिट का वॉल्यूम ज्यादा आएगा, मेरा मतलब यह है पूछने का। सिंपल क्यूब या बीसीसी? नहीं यार, बीसीसी आएगा। यही देख लो ना यार, उसके एटम है वो टच करे थे आपस में, उसके 4 एटम है ना, ये 4 एटम रखे थे सिंपल क्यूब में, ऊपर 4 रख दिए, 8 एटम का सेट हो गया, टच कर रहे हैं आपस में। ये थोड़े थोड़े फैले हुए हैं,
दिख रहा है ना क्लियर, स्पेस क्रिएट हो गया ना बीच में, तो यूनिट सेल बड़ी हो गई। मैं एक को तो 8 एटम देता हूं कि ले वो बना सिंपल क्यूब बना, एक को 9 एटम देता हूं कि बीसीसी बना। सिंपल क्यूब वाला क्या करेगा, इनको चिपका के रखेगा, सबको टच करवाएगा, सबको चार नीचे टच करेंगे, उनके ऊपर भी चार टच करे होंगे। बीसीसी वाला क्या करेगा, थोड़ा स्पेस रखेगा क्योंकि बीच में एटम रखना है। कौन सी यूनिट सेल का वॉल्यूम ज्यादा आएगा, बीसीसी का। मैं आप डायग्राम ऑब्जर्व कर रहे हो क्या, इसलिए मैंने पूछा था आपसे। अगली स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चन एफसीसी पे होते हैं। आगे जाके आयनिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, वो सब एफसीसी है एक को छोड़ के, तो इसको सही से समझना है। एफसीसी कोई इसका और भी नाम याद आ रहा है आप लोगों को? इसका एक और नाम है सीसीपी। सीसीपी मतलब क्लोज्ड क्लोज्ड नहीं यार सॉरी, क्यूबिक क्लोज्ड क्लोज्ड पैकिंग, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, सीसीपी है ना। कैसे इसको सीसीपी क्यों बोलेंगे, सारी बातें आएंगी आगे जाके, देखो आगे स्ट्रक्चर समझो। इसके दो बातें सीखनी है पहले आपको अच्छे से, अगर वो सीख गए तो हम वॉइड्स वगैरह बहुत आसानी से पता कर पाएंगे। एटम कहां कहां पे बोलो, सारे के सारे कॉर्नर्स, सारे के सारे फेस सेंटर्स, ऐसा है, सारे के सारे कॉर्नर्स, सारे के सारे फेस सेंटर्स, इस टाइप की स्ट्रक्चर है ना। अब जैसे सपोज करो कि मैं आपसे पूछूं कि इसका ये क्या है, एक फेज, केवल इसके एक फेज का डायग्राम बना के बताओ कैसा बनेगा, एक फेज का तो कैसा बनेगा देखना। ये बीच में एक एटम, ये कॉर्नर वाला एटम, ये इधर वाला कॉर्नर एटम, इधर वाला कॉर्नर एटम, इधर वाला कॉर्नर एटम, ऐसा है ये। इसकी प्रेजेंस में ये कॉर्नर आपस में टच कर ही नहीं सकते, खुद सोचो। ये जो अगर मान लो यहां ये आपस में टच करते तो ये कैसा दिखता डायग्राम। क्या बीच में इतने साइज के एटम को रखा जा सकता है? तो खुद ही समझ सकते हो कि जो फेस सेंटर है ना, वो इन सबको टच करेगा, लेकिन कॉर्नर का कोई एटम अपने आपस में टच नहीं करेगा। ये बात समझ में आई क्या, समझ में आ रही? खुद ही सोच सकते हो, आपसे पूछे कि क्या यहां पर कॉर्नर के एटम टच कर सकते हैं, खुद डायग्राम बना के देखना और देखना कि इतना बड़ा एटम आ जाएगा क्या, इम्पॉसिबल है। ये है फेज डायगोनल, ये है फेज डायगोनल, राइट। फेज डायगोनल, फेज डायगोनल कितना होता है बच्चों, √2a, आर 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 और आर। पहली बात मुझे पता चली, √2 = 4r। अब जब भी बीसीसी बोले, है ना, कहीं आपको कोई बोले बीसीसी, तो आप उसको क्या बोलोगे, √3 = 4r। समझ के बात, कोई आपसे बोले एफसीसी मतलब √2, मेरा मतलब यह है कि जैसे ये वर्ड सुनो ना, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हाँ, कि ये कैलकुलेशन में काम आएगा, बीसीसी में हमें पता नहीं कहां कहां ये यूज करना पड़ सकता है, तो ये बात तो ध्यान रहनी चाहिए। क्लियर ये बात? एक डायग्राम और इंपॉर्टेंट है इसमें, वो भी समझना है, देखो। ये एक एफसीसी यूनिट सेल है जिसमें कॉर्नर्स पे एटम है और फेस सेंटर्स पे एटम है। हमें केवल इतना पार्ट देखना है कि अगर हम ये जो बिल्कुल मैंने बीच में से एक इसका सेक्शन लिया है, अगर इसको हम ड्रॉ करें तो ये डायग्राम हमें कैसा दिखेगा। तो इस पे कौन कौन सा एटम आएगा, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर। अगर इस डायग्राम को आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फेस सेंटर इस फेस सेंटर को टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है। अब मैं और सिंपल समझाऊं, अपने रूम में देखो, मैंने ये तो बना है, ये कौन है,
अपने रूम का ये फेस सेंटर, ये सामने वाला वो फेस सेंटर, ये वाला इधर वाला फेस सेंटर, ये वाला इधर वाला फेस सेंटर। तो कंक्लूजन निकला ये फेस सेंटर उस फेस सेंटर को टच करता है, ये उसको टच करता है, ये इसको टच करता है, ये वापस इसको टच करता है। कॉर्नर टच नहीं कर रहे लेकिन फेस सेंटर आपस में टच कर रहे हैं। सही है ना? वापस देखना, ये फेस सेंटर उसको टच करेगा, ये उसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, ये वापस टच करेगा। चारों आपस में टच कर रहे हैं और इनके ऊपर रखा है ऊपर वाला फेस सेंटर, वो इन चारों पे रखा है, और नीचे नीचे वाला फेस सेंटर, ये सब आपस में टच कर रहे हैं। अगर ये आप समझ जाओ तो आगे वर्ड्स निकालने में बिल्कुल आसान काम हो जाएगा। कैसे? देखो, ये फेस सेंटर उसको टच करेगा, ये उसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, ये वापस उसको टच करेगा। इन चारों के ऊपर वाला निकला, फिर नीचे वाला रखा हुआ है। ये बात समझ के मेरा मतलब ये हुआ कि ये जो फेस सेंटर है ये इसको टच करता है, इसको टच करता है, इसको टच करता है और इसको टच करता है, सबको टच करता है। ये चार फेस सेंटर थे, 1 2 3 4। इनका एक स्क्वायर बना हुआ है यहां पे। इनके ऊपर वाला फेस सेंटर रखा है, इनके नीचे नीचे वाला फेस सेंटर रखा है। सही है क्या? इतनी बात क्लियर हुई? ओके। इस हिसाब से पहले तो एक ये बता दो, ये तो आसानी से निकाल ही लोगे। जेड कितना? ये तो कॉर्नर्स आ गए, 6 होते हैं फेस सेंटर्स इनटू 1/2, तो जेड तो आ गया 4। अब कॉर्नर्स नंबर देखते हैं, यहीं से देखते हैं। ये जो है फेस सेंटर इस कॉर्नर को इस कॉर्नर को इस कॉर्नर को इस कॉर्नर को टच करता है क्या? आपने यही बना के देखा। ये फेस सेंटर अपने फेज के सारे एटम्स को टच करता है। ये फेस सेंटर इसके चार जो कॉर्नर्स हैं उन सबको टच करता है। इसके अलावा ये फेस सेंटर चारों फेस सेंटर को भी टच करेगा। ये फेस सेंटर इसको इसको ऊपर वाले को नीचे वाले को सारे फेस सेंटर को टच करेगा। अपने रूम में 4 करेगा, आगे वाले रूम में 4 करेगा, क्योंकि इसका तो आधा पार्ट अपने है आधा पार्ट उधर है। समझ गए? कितने हो गए? वापस 8 कैसे हो गए? अरे ये कॉर्नर, सॉरी कॉर्नर फेस, ये फेस सेंटर, वो कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये फेस सेंटर, ये 1 2 3 4, 4 तो कॉर्नर को टच कर रहा है। 4 इधर फेस सेंटर को, कौन से फेस सेंटर? जो इस दीवार से जो फेज टच है यहां पे, ये टच है कि नहीं है? देखो इस दीवार से निकल रही है, ये उससे उधर से निकल रही है, ऊपर से ये वाली, तो ये 4 फेस सेंटर को टच करेगा। जैसा अपने में 4 अपने रूम में, उधर भी 4। कितने हो गए? 12। कई लोग सोच रहे हैं इतना दिमाग क्यों लगा, याद कर लेंगे 12 है। नहीं, अगर ये चीजें समझ में आ रही होंगी तो आगे की चीजें आसान होंगी, अदरवाइज फिर सब कुछ याद ही करना पड़ेगा, है ना? चलो यहां फिर ये निकालो, कितने एटम? 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय, ये डायग्राम है ना एकदम दिमाग में क्लियर होने चाहिए, तो वर्ड्स में 2 मिनट में समझा दूंगा आपको, क्लियर हुए तो। ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बताओ, ए क्यूब। ये 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 4 एटम थे, 4 4 इंटू 4 पाई आर क्यूब बाय 3 को नीचे ले आया मैं। ओके, यहां से ए कितना आ रहा है? तो अभी अपने देखा कि जो है ना √2a है वो किसके इक्वल है? 4r के, तो a क्या आ गया? 4r बाय √2। इसको मैं 2√2 बोल दूं क्या? तो 2√2 r क्यूब, r कैंसिल आउट हो गया, 4 इंटू 4 पाई, r कैंसिल आउट हो जाएगा ना। नीचे कितना है? 3 इंटू, इसका रूट कितना हुआ? 8, इसका रूट कितना हुआ? 2√2। क्या क्या कैंसिल आउट हुआ? ये ये 16 बन गया क्या? ये भी 16 बन गया। ये आया पाई 3√2। सोल्व करें, 0.74, 0.74, 74%।
ये जब 6 था 0.52, जब ये 8 बना 0.68, जब ये 12 बना 0.74। अब कोई आपसे बोले कि अगर हम सेम साइज के एटम्स की पैकिंग करें, सेम साइज के एटम्स की पैकिंग करें, तो सबसे ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो सकता है? ये, इससे बड़ा पैकिंग फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है सेम साइज के एटम से। बीच बीच में छोटे एटम घुसा के तो पैकिंग फ्रैक्शन और बढ़ा सकते हैं, लेकिन सेम साइज से ये मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन है। क्यूबिक यूनिट सेल में इससे ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन नहीं आएगा, इसलिए इसको हमने क्या बोला था? क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग है ना, ये मैंने क्या लिखा हुआ है आगे? क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग आएगा, है ना? क्लियर है? क्यों बोला क्यूबिक क्लोज पैकिंग? क्योंकि ये, हाँ, सबसे ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन की स्ट्रक्चर थी, क्यूबिक स्ट्रक्चर में से ज्यादा नहीं आ सकती। ये हमने एफसीसी पढ़ा, क्लियर? अब एक कौन सी बच गई? एचसीपी। उसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात पता करनी है आपको, समझनी है आपको कि ये जो यूनिट सेल है ना, इसमें टोटल 4 लेयर्स के एटम होते हैं। इस यूनिट सेल में टोटल 4 लेयर्स के एटम है, मतलब 4 लेयर्स होती है। ये आपको दिख पा रही है क्या? तो आज आप रिवीजन करो ना, तो एक बार एनसीईआरटी खोलना और देखना कि उसमें 4 लेयर के एटम्स हैं कि नहीं है। एनसीईआरटी तो पढ़ते होगे ना थोड़ी बहुत, तो उसमें देखना ये कि 4 लेयर्स के एटम्स हैं कि नहीं है। नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहे? नहीं, अब तो क्या टाइम हो गया, अगली क्लास में देखेंगे कि 4 लेयर्स के एटम है। उससे हम लोग, है ना, जैसे एक और किस्म होता है कि 2 कंटिन्यूअस लेयर होती है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, वो हमें एससीपी में काम में आएगी। चलो इतना ही छोड़ते हैं आज तो। अगली क्लास में आप लोग क्या करके आओगे? एक बार आयोनिक सॉलिड्स है ना, वो थोड़ा देख के आ जाना, क्योंकि अगली क्लास लास्ट क्लास है सॉलिड स्टेट की, थोड़ा जल्दी चलेंगे हम। तो आप एक बार देख के आ जाओगे तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या बात कर रहा हूं, है ना?